हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन विच इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बायोलॉजी रिलेटेड स्टडी मटेरियल। तो बेटा, आपको पता है वी स्टार्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने बेसिक्स से लेके डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो एनसीईआरटी की जो टेबल है उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस सेशन में वो सारी बात भी होगी, उसके साथ साथ सारे के सारे सिस्टम्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, हम बात कर रहे थे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। इट स्टार्टेड विद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वहां से फिर सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसके अलावा हमने बात करी थी चार टाइप की क्लासिफिकेशंस की: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। की जो प्रेजेंट फॉर्म है सिर्फ उनके स्टडी की जाए, ना कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को लेकर। सो आर्टिफिशियल जो कि एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थी और इससे ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को समझने में हेल्प हुई। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो पेरेंटल फॉर्म थी, एंसेस्ट्रल फॉर्म थी, उनके साथ कंपेयर करके और ये स्टडीज की गई, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, बायोजेनेटिक लॉ। एंड फेनेटिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रेजेंट फॉर्म के साथ ही उसको कंपेयर करके स्टडी करना। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उससे पहले ही एरिस्टोटल ने जो उस टाइम के प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स में हार्ब, शार्ब्स और ट्री, और एनिमल्स में एनिमा जिनमें रेड ब्लड था और एनीमिया विदाउट रेड ब्लड। ये एक रिकैप, क्विक रिकैप में दे रहा हूं जिससे आप एक पूरा का पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें जो हमने स्टार्ट किया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियर, जिसको कार्ल वॉन लिन भी कहते हैं। तो सारे के सारे जो प्लांट थे जिनमें सेल वॉल थी और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उनको सबको एक किंगडम में डाल दिया। और जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे, जिसमें सेल वॉल नहीं थी, वो सारे के सारे हो गए एनिमल। लेकिन इसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, ना ये बता पाया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों डिफरेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया कि वहीं पे साइनोबैक्टीरिया है, वहीं पे फंजाई है, सबके सब एक साथ रख दिए गए। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसको ओवरकम करने के लिए था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी नहीं होती है ना, उनको उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया गया, जिसमें एल्गी, फंजाई और सारे के सारे प्रोटोजोन्स को इंक्लूड कर दिया गया। तो प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा अब ये तीन किंगडम हो गए। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम वही रह रही थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया गया और सारे के सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रख दिया। तो तीन किंगडम कौन कौन से हो गए यहाँ पे? प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट अभी भी प्रॉब्लम्स थी और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते गए हैं। तो और इंप्रूवमेंट करने के लिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कोपलैंड ने प्रपोज किया, उन्होंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनके लिए अलग से किंगडम प्रपोज कर दिया, मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया। तो अब चार किंगडम कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट स्टिल देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। तो फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आरएच विटेकर ने प्रपोज किया 1969 में, उसमें फंजाई को भी अलग से इंक्लूड कर दिया गया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा जिसमें प्रिमिटिव यूकैरियोट्स आ गए, फंजाई जिसमें डिकम्पोजर्स आ गए, प्लांटी सारे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमेलिया हायर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय आरएच विटेकर। लेकिन किस बेसिस पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों विटेकर ने प्रपोज किया? देखिए, ये जो फीचर्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला जो फीचर था सेल की स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है,
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला सेल के स्ट्रक्चर की प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग से इंपॉर्टेंट पैरामीटर उन्होंने स्टडी किया कि भाई ये ऑटोट्रोपिक है कि हेट्रोट्रोपिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, चलिए आप बताइए, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स के बेस पे उनको कंपेयर करके अलग अलग ग्रुप्स में रखना। एंड फाइनली रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 5 मेन पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे फटाफट बता दीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो ये अब हमारे 5 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमिलिया। ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें सारे के सारे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया है। ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ग्रुप्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन स्टिल देयर वाज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सो कार्ल वूज एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, या उन्होंने कंसेप्ट दिया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। उन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया। सो 6 किंगडम्स हो गए ना, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमिलिया। और 3 डोमेन्स कौन से हो गए, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा या यूकैरिया। यूकैरिया में सारे आ गए, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। और बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया को 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सो देयर आर नाउ 6 किंगडम्स और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। मोनेरा की आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोट हैं तो ट्रू न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि यूनिसेलुलर है, और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड, चाहे वो कीमोट्रोपिक हो, चाहे फोटोट्रोपिक है या सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो एनसीईआरटी की जो टेबल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत क्रूशियल है। मैंने 5 पैरामीटर बताए थे जिसके बेसिस पे आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। सबसे पहले क्या था, सेल टाइप, कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। सिर्फ एक ग्रुप है मोनेरा का जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक ग्रुप्स में आते हैं, चाहे प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया तक। लाइकवाइज सेल वॉल में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फंजाई में काइटिन या फंगल सेलुलोज होता है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सिर्फ एक ग्रुप होगा जो मोनेरा है उसमें नहीं होगी, बाकी सब में सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ पे उसको न्यूक्लियोइड कह देंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो मोनेरा और प्रोटिस्टा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। एंड लास्टली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑटोट्रोपिक से होता हुआ हेट्रोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होंगे, याद रखना है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक एक वर्ड है जो आपको आप कह सकते हैं बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाई विटेकर वाज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो कोपलैंड ने दिया, हाइसेकल ने दिया, या अरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उन सबसे ये बेटर क्यों था कि जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे बच्चों, उसमें सारे के सारे ये ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया थे, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया थे, फंजाई थे, फंज और जिम्नोस्पर्म, को सबको प्लांट में रख दिया। ठीक है, क्योंकि सब में इनमें सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के बेसिस पे सबको प्लांटी में डाल दिया। लेकिन इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को एक साथ रखेंगे तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। इसी तरह
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे क्लाइमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ रख दिया। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रोपिक होते हैं उनको सबको एक साथ रख दिया था। फंजाई में सेलुलोजिक या काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। तो इसलिए जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया तो फंजाई के लिए अलग से किंगडम बना दिया गया। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रख दिया गया, सारे के सारे यूनिसेलुलर या प्रिमिटिव या अर्लियर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले एल्गी में रखे गए थे प्लांट के साथ, क्योंकि दोनों में सेल वॉल होती है, को पैरामीशियन और अमीबा के साथ रखा गया। ये पहले थे एनिमल किंगडम में। तो देखिए डिफरेंस समझिए कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले सारे के सारे थे, दोनों के दोनों थे प्लांटी में, क्योंकि इनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। दूसरी तरफ अमीबा और पैरामीशियन ये दोनों पहले ही रखे गए थे किसमें, एनिमल्स में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अब अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इन सबको प्रोटिस्टा में जगह मिल गई, क्योंकि प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये अर्लियर बेनिफिट्स थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते रहते हैं टाइम एंड पीरियड के साथ साथ, जो चेंजेस आज हो रहे हैं फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्योंकि एडेप्टेशंस आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेटर डेवलप हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं चेंज होते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं बच्चों किंगडम मोनेरा की, जिसको दो ग्रुप में हम स्टडी करेंगे, दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे। आर्की बैक्टीरिया जिनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, एंड यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं या जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एंड कार्ल वूस ने इनको दो अलग अलग किंगडम में या ग्रुप में रखा, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, है ना। तो किंगडम मोनेरा की अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो पहला मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, एक एक करके हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बेटा एक बात तो आप गार्ड बांध लीजिए, एक वर्ड तो आपको इसमें याद रखना ही रखना है, ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आपको इसमें डिस्कस करने, स्टडी करने। सो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अकर एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं ना, दे आर ओमनी प्रेजेंट। जब अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हिंदी में, संस्कृत में एक लाइन है, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र प्रेजेंट होते हैं हर जगह। आप नाम लो, हॉट स्प्रिंग्स में, थर्मल वेंट में, मार्शी एरियाज में, हाई सैलिनिटी एरिया में, हर जगह बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो हॉट वाटर स्प्रिंग हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो डेजर्ट का, स्नो में, डीप ओशन, एवरीवेयर दे आर फाउंड। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शेप के बेस पे मोनेरा को अलग या बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। बेसिलाई, अगर ये रोड शेप होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, बेसिलस या बेसिलाई। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जिससे टेटनस हो जाता है, लोक जौ भी जिसको कहते हैं। स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। हेलियोबैक्टीरियम पाइलोरी जो कि पैप्टिक अल्सर कोज कर देता है। विब्रियो कोलेरी कोमा लाइक, जिसमें कोलेरा होता है। कोकाई स्फेरिकल फॉर्म्स होती हैं, ये वाली स्फेरिकल फॉर्म्स होती हैं, उनको कोकाई कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो निमोनिया कोज करता है। देखो 4 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी पता चल गया आपको जो डिजीज कोजिंग है। अच्छा एक चीज और होती है इसमें, अगर ये ग्रुप में हो, जैसे 2 एक साथ हो, तो क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस, है ना। और अगर ये चेन बना दें, इस तरह से एक लंबी सी चेन बना दें, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस।
ठीक, तो डिपेंड करेगा कि किस लेंथ में, किस नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। इरेगुलर हो तो स्टेफाइलोकोकस कह देंगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि व्हाट यू से मोबिलिटी इन बैक्टीरिया, मोटिलिटी जिसको आप कह सकते हैं, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। तो जो मूवमेंट होता है ना बैक्टीरियल सेल्स में, मूवमेंट जो होता है वो हो सकता है बेटा फ्लैजिला की हेल्प से। किसकी वजह से होता है? फ्लैजिला की। मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं, तो फ्लैजिला की हेल्प से इसमें मूवमेंट होता है। तो अगर फ्लैजिला है एब्सेंट तो उसको कहेंगे एट्राइकस। क्या कहेंगे? एट्राइकस, कि ये बैक्टीरिया है, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये हो गया एट्राइकस। एग्जाम्पल इसका मैं आपके लिए लिख देता हूं, माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस इज विदाउट फ्लैजिला, याद रहेगा। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाम से आपको आइडिया आ जाएगा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या हो गया? सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट, सिंगल फ्लैजिला है तो क्या हो गया? मोनोट्राइकस। विब्रियो इसका एग्जाम्पल हो गया, विब्रियो। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब डबल होता है, एम्फीट्राइकस, तो दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो एम्फीट्राइकस हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रख ली। नाइट्रोसोमोनास, दिस इज एम्फीट्राइकस। देन लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस की बंच प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में एक बंच प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, बंच ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ साइड, दैट इज लोफोट्राइकस। इसका एग्जांपल आप लिख लोगे साल्मोनेला, सॉरी साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। सिफेलोट्राइकस, कि अगर ये बंच सिर्फ एक साइड में हो वो क्या हो जाएगा? सिफेलोट्राइकस। एंड लास्टली पेरिट्राइकस, की जो फ्लैजिला है दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। साल्मोनेला टाइफी इसका एग्जांपल हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। तो अगर मोटाइल है बैक्टीरिया तो मोटिलिटी होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला फाउंड इन डिफरेंट बैक्टीरियाज। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? सो मोनोट्राइकस से, सॉरी एट्राइकस से लेके मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्रोपस एंड पेरिट्रोकस। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा नहीं बच्चों? पक्का? तो देखिए ये तीन वर्ड और इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम बैक्टीरियल सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है बैक्टीरिया की? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है बच्चों इसमें। ठीक है, या म्यूरिन भी लिखा हो सकता है, म्यूरिन। उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, सीएम या पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, जैसा कि यूकैरियोट्स में भी सेम होता है, प्रोकैरियोट्स में भी सेम होता है। ठीक है, लेकिन अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बच्चों यहाँ पे होता है स्पेस, जिसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? दिस इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एनालोगस टू लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्टिव बैग है ना, तो यहाँ पे भी डाइजेशन के लिए सारी मशीनरी प्रेजेंट होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इट इज सिमिलर टू, इट इज एनालोगस टू लाइसोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी दैट इज साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, यहाँ पे क्यों न्यूक्लियस नहीं होता? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, उसको गोनोपोर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट यू से इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ना कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कोई गोल्गी बॉडी, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया,
कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स फॉर्म, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बैक्टीरियल सेल के, एक प्रोकैरियोटिक सेल के, याद रहेगा आप लोगों को। चले आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों किसी को? कोई समस्या नहीं है? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दो ग्रुप्स हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी जिनको कहा जाता है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। ओके, तो ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया इज आर्की बैक्टीरिया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार बता दीजिए मुझे। हमारे प्लेनेट पे जो सबसे पहले इवॉल्व हुए और अभी भी प्रेजेंट हैं ये वो हैं, तो इनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फोसिल्स कह सकते हैं। दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फोसिल्स। लिविंग फोसिल है कि सबसे पहले पैदा हुए और आज भी प्रेजेंट है, आज भी देखने को मिलते हैं, राइट। अब इनको आर्की बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट अनाएरोब्स कहते हैं। इनको ऑब्लिगेट एनारोब्स कहा जाता है बच्चों। क्यों? ऑब्लिगेट का मतलब होता है, ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है? कंपल्सरी, दे शो अनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? सेल वॉल यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। यहां पे अभी हमने देखा था कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, लेकिन यहां पे जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड। और सेल मेम्ब्रेन भी एक सिंगल यूनिट नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ सिंगल यूनिट, जबकि यू बैक्टीरिया में होती है। सेल मेम्ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन, ड्यू टू ब्रांच्ड लिपिड चेन इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, उसके अलावा ओमनी प्रेजेंट की मैंने ऑलरेडी बात बता दी थी कि ये डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर की वजह से हर जगह मेनली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो तीन मेजर ग्रुप्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया के, सॉरी तीन मेजर ग्रुप होते हैं आर्की बैक्टीरिया के। सबसे पहला जो ग्रुप है दैट इज नोन एज मिथेनोजन। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज मिथेनोजन। मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं, तो दे आर मेनली फाउंड इन काउ डंग। आपने अगर आप गांव में रहे हो तो आपने देखा होगा कई बार। तो ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ना CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिथेनोकोकस इसका एग्जांपल है, मिथेनो बैक्टीरियम इसका एग्जांपल है। ये ऑर्गेनिक सेलुलोज को जो कि काउ डंग में प्रेजेंट है, इसमें फर्मेंटेशन के थ्रू मीथेन में चेंज कर देते हैं। तो उसको हम गोबर गैस या बायोगैस प्रोडक्शन कहते हैं। कि जो सेलुलोजिक मटेरियल था, जो प्लांट मटेरियल था, उसको भी ये मीथेन में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। कैटल की गट में, रूमेन में ये सिम्बायोंट की तरह भी काम करते हैं। तो ये तो डाइजेस्ट कर देगा सेलुलोज को और उस फर्मेंटेशन के बाद वो उसमें मीथेन में चेंज हो जाएगी। तो पहला ग्रुप क्या हो गया? मिथेनोजेंस का आर्की बैक्टीरिया में। दूसरा जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज हेलोफाइल्स। सेकंड वन इज नोन एज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स सलाइन हाई सैलिनिटी एरिया में जो मिलते हैं दे आर नोन एज हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स के चारों तरफ एक पर्पल मेम्ब्रेन होती है। हेलोफाइल्स के चारों तरफ एक पर्पल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक बैक्टीरियल रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट की वजह से ये पर्पल कवरिंग यहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करेंगे इससे? ये ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड डायरेक्टली फॉर्म एटीपी। ये डायरेक्टली एटीपी फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये फूड प्रिपेयर नहीं करते, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते जैसे यू बैक्टीरिया करते हैं। ये डायरेक्टली अपना एटीपी की सिंथेसिस कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रोडोप्सिन पिगमेंट जो कि पर्पल कलर का होता है। एंड थर्ड ग्रुप इज बच्चों थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्ड ग्रुप इज थर्मो एसिडोफाइल्स। तो पहला था
मीथेन प्रोड्यूसिंग, दूसरा सैलिनिटी एरिया में, थर्मो का मतलब टेम्परेचर की बात आ गई यहाँ पर। तो ये कहां मिलेंगे? एक्सट्रीम टेम्परेचर अबोव 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एरिया में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ये मिल जाते हैं, ठीक है ना, जहां पे 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। एक और होते हैं बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स ये क्या होते हैं? बैरो जब प्रेशर की बात होती है ना, तो डीप मैराइन सेडिमेंट्स में जो ग्रो कर सके, डीप मैराइन सेडिमेंट्स में जो सरवाइव कर सके, वो क्या कहलाएंगे? बैसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की। कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। पक्का कोई समस्या नहीं है? पक्का? उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? इसके बाद हम बेटा एक स्मॉलर ग्रुप की और बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे यू बैक्टीरिया की तरफ। अब हम बात करते हैं एक और छोटे से ग्रुप की, विच इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, रिकेटेशिया, माइकोप्लाज्मा, ये और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल ग्रुप्स हैं। तो ये ऐसा बैक्टीरिया जो विदाउट सेल वॉल हो, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? माइकोप्लाज्मा, विदाउट सेल वॉल। कॉमनली इनको कहा जाता है पीपीएलओ। कॉमनली दे आर नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और मोलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नोवैक ने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले, अगर साइंटिस्ट की बात करूं तो नोवैक ने दिया था। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड उन्होंने यूज किया था। तो ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहां पे देखिए इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन इज ट्राई लेयर, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है ना, इंटरेस्टिंग। और वो बनी हुई किसकी है? बनी हुई उसी की है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स की ही बनी होती होगी। तो लिपिड लाइपोप्रोटीन की फॉर्मेशन। सर्कुलर डीएनए, तो यहाँ पे डीएनए भी होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। अभी तक आपने पढ़ा होगा या तो डीएनए या आरएनए, बट बोथ डीएनए एंड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसको एसएस आरएनए भी आप लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, तो ये एक यूनिक फीचर हो गया। और क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन, अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, तो दे आर नोन एज प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक, कंटिन्यूअसली चेंजेस देयर शेप, तो प्लूरोमॉर्फिक इनको कहा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। फोल्टेटिव अनारोब्स, कि नॉर्मली अनारोबिक होते हैं लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो करते हैं। एंड अगर लास्टली हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाइनरी फ्यूजन भी होता है इसमें, क्योंकि सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। उसके अलावा एलिमेंट्री बॉडीज एक रेयर होता है, एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया, ठीक है। अब ये हार्मफुल भी होते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज कोज करते हैं। प्लांट डिजीजेस की बात की जाए तो प्लांट में जो सबसे कॉमन डिजीज है दैट इज बंची टॉप ऑफ पपाया। बंची टॉप ऑफ पपाया इज कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। और एनिमल्स में बात करें तो मेल स्टेरिलिटी, जेनाइटल इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमंस। तो एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मेल स्टेरिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है। डीएनए में रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है। एक एडिशनल फीचर और बता देता हूं आपको, डीएनए में रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है।
तो अगर डायग्राम की हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो इस तरह की शेप होती है, ठीक है। और रेप्लिकेटिंग डिस्क डिस्क की जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना बच्चों, वो रेप्लिकेटिंग डिस्क ये होती है। उसके अलावा तो ये पूरा का पूरा इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी इसकी, सेल वॉल तो होती नहीं है इसमें, तो आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें डीएनए प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। ये इसकी क्या होगी, रेप्लिकेटिंग डिस्क होगी। दिस इज रेप्लिकेटिंग डिस्क। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन पार्टिकल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाती। तो दिस इज रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमने बात कर ली आर्की बैक्टीरिया की, हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली, बोलो बोलो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हमने बात कर ली माइकोप्लाज्मा की। अब क्या बचता है आपका, अब बचता है आपका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या आता है बच्चों मेरे, इसमें सब कुछ ही आ जाता है। जो बच गया सर सारा का सारा यू बैक्टीरिया ही तो हो गया, है ना, सही बात है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में, अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चरली इसके बारे में आपको बताऊं, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया की होती है। तो उसके कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर एक एनवलप भी प्रेजेंट होता है, ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे एनवलप है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल हो जाएगी, सेल वॉल के बाद क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होगा नहीं, तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इनफोल्डिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी जिनको मीजोसोम कहते हैं। सेक्स पिलाई यहाँ पे प्रेजेंट होंगी जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। एंड लार्ज फ्लैजिलम या फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। सो दिस इज स्ट्रक्चर। तो आउटरमोस्ट कवरिंग को क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलेक्स। आउटरमोस्ट कवरिंग इज ग्लाइकोकैलेक्स। अब ग्लाइकोकैलेक्स में क्या क्या हो गया, अब ये थिक भी हो सकती है, ये थिन भी हो सकती है, जिसको स्लाइमी लेयर कहेंगे। उसके बाद सेल वॉल होगी और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर की बनी होती है, ट्राई लेयर हो गई, ठीक है। तो लूज और कंटिन्यूअस लेयर है, थिन है, लूज है, तो क्या कहेंगे उसको, स्लाइमी लेयर, ठीक है। और अगर टफ है तो उसको क्या कह देंगे, कैप्सूल। तो जो ग्लाइकोकैलेक्स की फॉर्मेशन है ना, वो किससे होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की फॉर्मेशन बच्चों होती है सेल मेम्ब्रेन से। ग्लाइकोकैलेक्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी से, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल वही पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मीजोसोम्स हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं, मीजोसोम्स आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है, फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। मीजोसोम्स और कॉन्ड्रोइड भी कहते हैं। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, ये तो हो गया सेंट्रल, एक पेरिफेरल भी हो सकते हैं। सो सेंट्रल एंड पेरिफेरल 2 टाइप के मीजोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के। क्लियर टू एवरीवन, याद रहेगा बेटा आप लोगों को ये। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ और फीचर्स मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक, सारा मोड मिलेगा आपको। ऑटोट्रोपिक में भी दोनों, कौन कौन से, फोटोट्रोप्स एंड कीमोट्रोप्स, दोनों टाइप का। फोटोट्रोप्स में लाइट एनर्जी को यूज करके
लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट। फिर कैसे होता है जी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो यहाँ पे सर होते नहीं है, फिर कैसे वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे? होते हैं साइटोप्लाज्म में, होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, जिससे वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो नॉन ऑक्सीजेनिक है, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 11th क्लास में आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, हाँ, क्योंकि यस आप तो अभी 11th में हो, मुझे लगा आप 12th वाले बच्चे हो। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। वो फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो उनको हाइड्रोजन आयंस की जरूरत पड़ेगी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो हाइड्रोजन मिलेगी वो नॉन वाटर सोर्सेज से मिलेगी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, तो इसलिए इसको नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप लिख सकते हो थायोथ्रिक्स, इसमें आप लिख सकते हो क्लोरोबियम, दो एग्जांपल सफिशिएंट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स की केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, सॉरी नाइट्राइट, नाइट्रीफाइंग है नाइट्राइट, और फिर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। इसका एग्जांपल नाइट्रोमोनास लिख दो आप। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीडाइज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जिससे एनर्जी मिले, टू गेट एनर्जी। तो ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, चाहे वो नाइट्रोमोनास है, जो नाइट्रोबैक्टर है, ये सारे के सारे कीमोट्रोप्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा यहां पर वो भी तो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये सिर्फ ऑटोट्रोपिक थोड़ी होते हैं, ये हेटरोट्रोपिक भी तो होते हैं, दे आर हेटरोट्रोप्स आल्सो। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी तो देखने को मिलेगा यहां पर। मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो डेड ऑर्गेनिक या लिविंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, सेप्रोट्रोपिक जिसको आप कह सकते हैं, और पैरासिटिक, दोनों मोड न्यूट्रिशन का वो शो करते हैं, सेप्रोफाइटिक भी और पैरासिटिक भी। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट होता है ना जहां पे दोनों को। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपने बहुत पढ़ा है, राइजोबियम फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो एज यू कैन सी, डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फोटोट्रोपिक भी हो सकते हैं उसमें, ऑटोट्रोपिक में, और कीमोट्रोपिक भी। इसके अलावा हेटरोट्रोपिक में जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बाद किसकी बात करोगे? न्यूट्रिशन के बाद आप बात करोगे रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एरोबिक भी होंगे और अनएरोबिक भी। डाइवर्स फॉर्म्स है ना बेटा, दोनों फॉर्म, दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉरी रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक। अब यहाँ पे दो वर्ड और, ऑब्लिगेट एरोबिक और फॉल्टेटिव एरोबिक। ऑब्लिगेट का मतलब तो होता है कंपल्सरी, कि करना ही है, ठीक है ना, कि कंप्लीटली एरोबिक है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, एजोबैक्टर। और फॉल्टेटिव में ये कहते हैं ना मौका परस्त होते हैं, कि ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी में ये देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, इनहिबिटरी इफेक्ट इन अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, अनएरोबिक बैक्टीरिया। इसमें भी वही ऑब्लिगेट एंड फॉल्टेटिव दोनों टाइप होंगे। ऑब्लिगेट कंपल्सरी है जी, आपको तो लेना ही लेना है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम।
इसका एग्जाम्पल है। क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा कि कंडीशनल है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो काम चल रहा है, और ऑक्सीजन मिल गई तो हो जाएगा। एसिडोबैक्टर एसिटी। सो दीज आर डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों, मेनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड, जो कि होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, एंड उसके बाद दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगी, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगी बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर सेप्टम। दोनों के बीच में ये ट्रांसफर सेप्टम बनेगा और उसकी वजह से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, एंड ईच डॉटर सेल ग्रो इनटू अ न्यू बैक्टीरिया। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। अभी एंडोस्पोर कैसे बनता है, कैसे बनता है ये करके दिखाओ कि भैया ये आपकी बैक्टीरियल सेल का कोर बना देते हैं, ये सेंट्रल पार्ट हो गया, कोर हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनर कोट लेयर, इनर कोट लेयर, आउटर कोट लेयर, और बाद में सबसे पहले सबसे बाहर जो होगा, वो जो सबसे बाहर की लेयर होगी ना, उसको कहेंगे एक्सोस्पोरियम लेयर, एक्सोस्पोर की लेयर। तो ये डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स। तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। ये इसका यूनिक फीचर होता है, ठीक है ना। अब तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है उसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप से होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसमें ट्रांसडक्शन हो सकता है, एंड कॉन्जुगेशन। थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। इन तीन तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, बट इट इज नॉट, यू कैन से नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअलिटी इसको कहा जाता है। तो पहला एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन और स्पोरुलेशन हो गया, स्पोरुलेशन एंडोस्पोर की हेल्प से हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कह रहे हैं, ये तीन तरह से हो सकता है, ठीक। कॉन्जुगेशन सबसे कॉमन टाइप का होता है। इसमें बैक्टीरिया जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं वो होते हैं डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा? दो फॉर्म में मिलने वाले, टू टाइप ऑफ सेल्स। एक में मेल होगा जिसको हम एफ पॉजिटिव कहेंगे, दूसरा, या इसको डोनर भी कह सकते हैं, दूसरा होगा ये, यहां बना देता हूं मैं आपके लिए ये, और इसके ऊपर इसका फर्टिलिटी फैक्टर हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी आउटर कवरिंग हो जाएगी। ये एफ पॉजिटिव या डोनर या मेल हो गया, ठीक। दूसरी तरफ क्योंकि डाइमॉर्फिक है, दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल या एफ नेगेटिव और रेसिपिएंट। तो इसमें क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। इसमें स्ट्रक्चर सिंपल कैसे हो जाएगी? सिर्फ इसमें न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है फर्टिलिटी फैक्टर एफ प्लाज्मिड, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। और उसकी वजह से इसका जो फर्टिलिटी फैक्टर था, जो एफ प्लाज्मिड था, वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा। अब फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर में जीन्स होते हैं जो सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करते हैं,
या जीन ट्रांसफर के लिए जो भी मशीनरी की जरूरत होती है वो वहां पे प्रेजेंट होती है। अब दोनों के दोनों सेल जब अगर पास होंगे तो एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया जिसको कंजुगेशन ट्यूब या सेक्स पिलाई कहते हैं, और जीन एक्सचेंज इजीली यहाँ पे 6 से 8 मिनट के बीच में हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो और मेथड मैंने आपको बताया था अभी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक आप 12th क्लास में जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड होता है कि जो डीएनए है उसके सेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय लिविंग बैक्टीरिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय लिविंग बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ज्यादा डिटेल में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है इसकी। एंड लास्ट वन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन कि ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन जीन विद द हेल्प ऑफ वायरस, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसडक्शन कहलाता है। याद रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन तीन कॉमन मोड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसी भी बैक्टीरियल सेल में। याद रहेगा अब आपको, इजीली चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली। ठीक है, उसके अलावा कोई इफ बट आपको रहता है तो आप बताइए मुझे। एक टॉपिक रहता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा बताइए आप। उसके अलावा कोई समस्या है तो मुझे फटाफट बता दीजिए। उसके बाद एक समस्या है बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान देने की जरूरत है आपको। ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, या जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फ्रेश वाटर होते हैं मेनली, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स मेनली, लेकिन मराइन भी हो सकते हैं। चलो मैं दोनों ही लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये पहले ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक और क्या है? प्रोकैरियोट्स। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स कौन है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फाइकोरेथ्रिन होते हैं। अब ये ब्लू ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर। ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these pigments, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन सी, क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन, इसकी वजह से वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन ट्राइकोडेस्मियम इज रेड कलर, एक्सेप्शन है ये। ट्राइकोडेस्मियम इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज रेड इन कलर। याद रह जाएगा आपको। तो रेड कलर जो वाटर का होता है, रेड सी का है, वो इसी की वजह से होता है। अब जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना बच्चों, ये ब्लू ग्रीन एल्गी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी। एडिबल है ये, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पाइरुलिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स में दिया जाता है, कैटल फोडर की तरह यूज किया जाता है इसको। ठीक है, आर्टिफिशियली वाटर टैंक में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा ये कॉलोनियल हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब ग्रुप्स में रह सकते हैं, ग्रुप कॉलोनीज बना सकते हैं। एनाबीना का एग्जांपल आपने देखा होगा, इस तरह से कॉलोनीज बना लेते हैं। तो कॉलोनियल का एग्जांपल क्या हो गया? एनाबीना। फिलामेंटस भी हो सकते हैं ये, ऑसिलेटेरिया। तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं।
स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ये भी आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में इसको बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी होती है, वही सीएम किसकी बनी होगी, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लेकिन इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, पैक्टिक एसिड की बनी होती है। यहां पे भी सेल वॉल बाइलेयर्ड है। आउटर सेल वॉल लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है एंड इनर सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। सो टू लेयर्ड सेल वॉल किस किस फॉर्म में, आउटर लेयर मैंने बताया, आउटर लेयर किसकी बनी होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की, या लिपोपॉलीसैकेराइड भी आप कह सकते हैं। आउटर वन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड इनर वन इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। क्लियर टू एवरीवन। और सेल मेम्ब्रेन सिमिलर है, सेल मेम्ब्रेन किसके सिमिलर है, या किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। याद रहेगा आपको, अब ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये हेल्प करते हैं, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये। अब अगर आप देखोगे तो इनकी जो नोस्टोक का मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल नोस्टोक का लेते हैं हम और उसका बताते हैं आपको कि फिलामेंटस भी होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। तो जब ये फिलामेंटस होते हैं तो इस तरह से, और इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग भी बनी होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी बनी है, ठीक है सर, ये भी बन गई। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती है, ये जो सेल है इसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक, याद रहेगा आपको। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग में भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बेटा आपको याद रखने हैं। सिम्बायोटिक में आपको याद रखना एनाबीना, और अभी एक मैंने बताया आपको नोस्टोक, ठीक है। ये सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। उसके अलावा अजोला के साथ जो एसोसिएशन होता है इसका, अजोला ग्रो होता है राइस के साथ, अजोला को ग्रो किया जाता है विद राइस पैडी। अब अजोला के लीव्स में एनाबीना मिलता है, तो अजोला एनाबीना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। अजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न है, अजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न है, जिसको एज बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक। तो अजोला एनाबीना नोस्टोक ये तीनों बातें समझ आ गई आपको। आप फ्री लिविंग में कौन कौन से होते हैं, फ्री लिविंग में आप लिख दीजिए ओलोसेरिया, एनाबीना, अब कहोगे सर ये क्या हो रहा है, एंड अजोला, सॉरी नोस्टोक। तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलते हैं, सॉइल में, वाटर में। ये ओलोसेरिया ये फिर से पैडी फील्ड्स में देखने को मिलता है, ये पैडी फील्ड्स में वाइडली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह ओसिलेटेरिया भी पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी किस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब एक लास्टली एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल दोनों मोड रिप्रोडक्शन के यहाँ पे रिपोर्ट किए गए। बाइनरी फिजन, ठीक, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में सबसे कॉमन जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एकाइनेट, मोस्ट कॉमन एकाइनेट, जो कि नोस्टोक में देखने को मिलता है, ठीक है। अदरवाइज बाइनरी फिजन के थ्रू स्पाइरोलिया में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ऑसिलेटेरिया में देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए ना बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये पोल्यूट भी कर सकती है वाटर को, और उसको कहते हैं वाटर ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ब्लू ग्रीन एल्गी की मैंने बता दी ऑलरेडी आपको।
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में सबसे पहला पार्ट हमने क्या डिस्कस किया? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एटोसिस्ट की हेल्प से फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं सोइल की, है ना। उसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, जो कि मॉस्किटो लार्वा को किल करता है। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने में भी इनका रोल हो गया। ग्रीन मैन्योर की तरह यूज किया जाता है इनको, एनाबिना और स्पाइरुलिना मैंने बताया। तो दिस इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन वाटर ब्लूम कॉज करते हैं और एक्सेस में हो जाए तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये हार्मफुल यू कैन से रोल हो गया हमारे बैक्टीरियल सेल्स का। ठीक, अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज और याद दिलाई थी, एक चीज और चीज मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में मैंने क्या कहा था, क्या बताऊंगा? किसी बच्चे को याद है तो फटाफट बताओ मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेथड डेवलप किया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल हो स्मूथ, ठीक है, म्यूरिन की बनी हो और मीजोसोम्स प्रोमिनेंट हो, मीजोसोम्स आर प्रोमिनेंट एंड सिंगल लेयर्ड हो सेल वॉल स्मूथ एंड सिंगल लेयर्ड, और कर दीजिए सिंगल लेयर्ड स्मूथ सेल वॉल एंड विच कैन रिटेन पर्पल कलर even after washing with alcohol, even after washing with alcohol। तो क्या कहलाते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि बच्चों मेरे अगर सेल वॉल कैसी है, बाइलेयर्ड है, टू लेयर्ड सेल वॉल है, म्यूरिन कंटेंट इज 10 to 20% ओनली, यहाँ पे 70 to 80% होता है, ठीक है। वेवी वॉल होती है, सेल वॉल इज वेवी, मीजोसोम्स लेस प्रोमिनेंट एंड डू नॉट रिटेन पर्पल कलर ऑफ स्टेन, व्हेन स्टेन विद सैफरानिन और इस तरह का जो स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है ना, पर्पल कलर को रिटेन नहीं करते तो क्या हो जाएंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पे फटाफट नजर डाल देते हैं। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में दोनों एक्सपेक्ट हमें डिस्कस करने होते हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटी से शुरू करते हैं हम। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में और अदर ऑर्गेनिजम्स में कोज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, उसके अलावा लेप्रेसी, टिटनस, टाइफॉइड, सिफिलिस, ये सारी की सारी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है ह्यूमन बींग्स में। प्लांट्स में बात करें तो सिट्रस कैंकर, लेट ब्लाइट ऑफ राइस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। उसके अलावा देखो डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा कि जो सोयल के नाइट्रेट्स हैं, सोयल के नाइट्रेट्स हैं उनको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देना, और नाइट्राइट से फिर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, जिससे सोयल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है? साल्मोनेला, पूरा ही लिख देता हूं मैं, साल्मोनेला एंटेरिडिस कॉजेज फूड पॉइजनिंग। वाटर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसमें आप लिख सकते हो साल्मोनेला टाइफी। बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह इनको यूज किया जाता है। वॉर में आजकल फ्यूचर वॉर जो होंगे उनमें बायोलॉजिकल वेपन्स कौन से होंगे? जैसे एंथ्रेक्स डेडली है, बोटुलिज्म तो ये तो हो गई बुराइयों की बात। अब कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं कि भाई बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अमोनिफिकेशन कोर्स करते हैं, है ना। अमोनिफिकेशन में क्या होगा कि जो डेड डिकेड मैटर का जो प्रोटीन है उसको अमोनिया में चेंज कर देंगे। जो डेथ होने के बाद जो प्लांट और एनिमल की बॉडीज हैं उसके प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं।
नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ही है इनका। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, हेट्रोसिस्ट मैंने बताया था, नो स्टॉक में उसके हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। सिम्बायोटिकली भी कर सकते हैं और नॉन सिम्बायोटिकली भी कर सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्री का बेस है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे इसी की वजह से बनते हैं, चाहे वो कार्ड मेकिंग ले लीजिए आप। मेडिकल इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन इन्हीं की हेल्प से होती है ना। उसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन में, लिकर इंडस्ट्री में इनका रोल होता है। विनेगर जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, आपके जो चाउमीन वगैरह है उसमें डलता है। पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इससे, बैक्टीरियल सेल्स। तो ये ओवरऑल रिव्यू है बेटा किंगडम मोनेरा का, जहां पे एक एक चीज हमने डिस्कस कर ली है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट सेशन में, जो कि प्रिमिटिव यूकैरियोट्स होते हैं। दे आर प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमेशा की तरह थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आप नए हैं बायोनीति पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।